नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी जानकारी आपको देंगे आतंकी मसूद अजहर को लेकर के जो सबसे बड़ा खुलासा सामने आया। आतंकी मसूद अजहर का ये बड़ा खुलासा ये कि आतंक के आका मसूद अजहर का ऑडियो वायरल हुआ है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी इसमें अजहर खुद को बताते हुए नजर आया है। मस्क जुकरबर्ग से ज्यादा मालदार मैं हूं ये कहते हुए अजहर नजर आया है। जिहाद के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, हथियार खरीदने के लिए हमारे पास अथा पैसा, ये साफ करते हुए वो नजर आ रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान में छुपकर बैठा जैशे मोहम्मद का ये सरगना मसूद अजहर इन दिनों लगातार अपने बिल से बाहर आकर के भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। और ये जहर भी ऐसा वैसा जहर नहीं फैला रहा है, जहर है अपनी अमीरियत का जहर। इन दिनों उसका एक और ऑडियो भी सामने आ गया है। ये ऑडियो जिसमें साफ तौर पर उसकी गीदड़ भभकी नजर आ रही है, जिसमें आतंकी मसूद अजहर ने खुद को दुनिया का सबसे रिच व्यक्ति बताया है, सबसे रईस इंसान बताया है। आतंकी ने खुद को एलन मस्क और फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग से भी ज्यादा अमीर बताया है। अपने आप में यह दावा सबसे ज्यादा हास्यास्पद हो जाता है। हालांकि इंडिया डेली इस ऑडियो की पुष्टि फिलहाल नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको लेकर के कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है कि आखिर ये आया कहां से। ऑडियो के मुताबिक मसूद अजहर ये कहता हुआ नजर आया कि मैंने जिहाद के लिए जो मांगा वो मुझे मिला है, हथियार खरीदने के लिए हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हम जिहाद इसी तरीके से फैलाते रहेंगे, जिहाद के लिए हमारे पास अथाह पैसा है, पैसा ही पैसा है। आपको बता दें कि दिल्ली में 10 नवंबर को जो घटना घटी, इस तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, इसके बाद लगातार जैश का हाथ यहाँ पर सामने आया। और ब्लास्ट के बाद लगातार सवाल यह खड़े हुए कि जैश अब पर सरहद पार बैठकर किस तरीके से वहां पर जो उनके सरगना है वो यहाँ पर ये साजिश जो है वो रच रहे हैं। उस ब्लास्ट में आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर मोहम्मद, जैशे मोहम्मद का आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति पाया गया। और ऐसे में ब्लास्ट के बाद ये सामने आ गया है कि ब्लास्ट के संदिग्ध उमर मोहम्मद और इसके साथ साथ मुजम्मिल शकील दोनों ने दिल्ली ब्लास्ट से पहले टर्की की यात्रा भी की थी। अब ये टर्की वाला कनेक्शन भी खोजा जाएगा। और जांच में ये भी सामने आया है कि टर्की जाकर ही दोनों ने जैशे मोहम्मद के हैंडलर से मुलाकात की, वही हैंडलर जिसके ये प्यादे हैं, जिसके ये पपेट है। और ऐसे में मुलाकात के बाद अफगानिस्तान में बैठा जैश का कमांडर इन्हें ऑपरेट कर रहा था, जानकारियां मुहैया करवा रहा था कि आप जाइए, भारत जाइए, दिल्ली जाइए, जगह तलाशिए, वहां पर कहां भीड़ इकट्ठा होती है। इसी तरीके से तो हरकत रहती है इनकी, पीठ पर खंजर भोंकने की आदत तो शुरू से ही है। वहीं दूसरी तरफ आतंकी की बहन महिला ब्रिगेड बनाने की कमान भी संभाल चुकी थी। लगातार सामने आ रही खबरों के मुताबिक मसूद अजहर की बहन सईदा अजहर महिला ब्रिगेड बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। सईदा का ये कदम जैश की आतंकी नेटवर्क को फिर से मजबूती देने के लिए एक बहुत बड़ी पहल ये मान रहे थे। ये तमाम जो आतंकिस्तान की जो सरगना है ये कोशिश कर रहे थे कि भारत को कैसे खोखला किया जाए। जो कहा जाता है कि यहाँ पर भारत को किस तरीके से वुंड्स देने हैं, जख्म देने हैं, उस जख्म देने की जो कोशिश है वो लगातार हम देख रहे हैं। तो जैश का खौफ किस तरीके से यहाँ पर कायम है, जैश में किस तरीके से डर है, बौखलाहट है, ये बता रहा है, ये ऑडियो दिखा रहा है कि खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने की होड़ भी पाकिस्तान में लगी होती है। हालांकि अगर देश में जाएंगे तो पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, आटा नहीं मिलेगा, टमाटर, यहाँ पर आप रेट्स अगर चेक कर ले वहां पर जरा किस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं वो भी अब आपको दिखाएंगे। हालांकि वो ऑडियो जिसमें लगातार इस तरीके की जो दावा है जैश की तरफ से किया गया, अजहर की तरफ से किया गया, सबसे रईस होने का, बिगेस्ट रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड होने का ये जो दावा है, ये क्या है, इस ऑडियो को भी सुनाते हैं। हालांकि इंडिया डेली इसकी पुष्टि नहीं करता, ये दोबारा मैं साफ कर दूं। लेकिन याद रखना पैसा हमारे पास इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, तुम गिन नहीं सकते। इसलिए कि हमारा पैसा हमने जमा कराया हुआ एक बैंक में, उस बैंक का नाम है अल्लाह का बैंक। उस बैंक के दरवाजे पे लिखा है वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़। यहाँ अल्लाह के खजाने रखे हैं, वो सारे हमारे हैं। हम जहाँ कोई तश्कील करते हैं हमें
हमें गन खरीदने के लिए पैसे कम नहीं पड़ते, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अरबी घोड़े खरीदने के लिए पैसे कम नहीं पड़ते। इतना पैसा है तुम गिन नहीं सकते। अपने पास नहीं रखते, गुम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, मालिक के पास रखे हुए हैं, जरूरत के वक्त उठा के ले आते हैं। जितने इल्जाम लगाने हैं लगा लो। दुनिया में एलोन मस्क से ज्यादा मालदार मैं हूं और मार्क जुकरबर्ग से ज्यादा मालदार मैं हूं। दुनिया का सबसे अरबपति आदमी मैं हूं, इसलिए कि मैंने जिहाद के लिए अपने रब से जो मांगा मेरे रब ने दिया है। तो सुना आपने अजहर की गीदड़ बब किस तरीके से नजर आ रही है, खुद को यहाँ पर सबसे रईस सबसे अमीर व्यक्ति बताया है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए क्या कह रहा है और किस तरीके से भारत के खिलाफ जो साजिश वो रच रहा है, चाहे जिहाद का रास्ता हो या अन्य रास्ते हो, इसको लेकर के क्या कह रहा है, एक बार फिर से आप सुनिए। लेकिन याद रखना पैसा हमारे पास इतना है तुम गिन नहीं सकते। इसलिए कि हमारा पैसा हमने जमा कराया हुआ एक बैंक में, उस बैंक का नाम है अल्लाह का बैंक। उस बैंक के दरवाजे पे लिखा है वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़। यहाँ अल्लाह के खजाने रखे हैं, वो सारे हमारे हैं। हम जहाँ कोई तश्कील करते हैं हमें गन खरीदने के लिए पैसे कम नहीं पड़ते, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अरबी घोड़े खरीदने के लिए पैसे कम नहीं पड़ते। इतना पैसा है तुम गिन नहीं सकते। अपने पास नहीं रखते, गुम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, मालिक के पास रखे हुए हैं, जरूरत के वक्त उठा के ले आते हैं। जितने इल्जाम लगाने हैं लगा लो। दुनिया में एलोन मस्क से ज्यादा मालदार मैं हूं और मार्क जुकरबर्ग से ज्यादा मालदार मैं हूं। दुनिया का सबसे अरबपति आदमी मैं हूं, इसलिए कि मैंने जिहाद के लिए अपने रब से जो मांगा मेरे रब ने दिया है। देखिए ऑडियो आपने सुन लिया, यहाँ पर साफ हो रहा है कि किस तरीके से इसके जो मंसूबे हैं वो कैसे हैं। हालांकि डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम पूछते हैं, जानते हैं, और पाकिस्तान से भी मेरे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे हम पूछेंगे कि आखिर इस ऑडियो की सच्चाई क्या है। हुसैन जावेद पत्रकार पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम आपका। और इसके साथ साथ मेरे साथ इस वक्त कर्नल शिवदान सिंह है, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ है, और ऐसे में ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी मेरे साथ इस वक्त है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर ही हमें जानकारी देंगे कि किस तरीके से ये जो ऑडियो है इसके मायने क्या है और इस ऑडियो को बनाने की वजह क्या निकली। संजीव श्रीवास्तव सर ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले हुसैन जावेद जी, ये क्या है, पहले तो आप ये मुझे बताइए कि इस ऑडियो से आप इत्तेफाक रखते हैं, ये ऑडियो सही है, या आप इसे भी बता रहे हैं कि ये टैब्ड ऑडियो है या बनाई गई ऑडियो है, इसको लेकर पहले बताइए। देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। बात ये कि आपने उनकी ऑडियो सुनाई, और मैं समझता हूँ कि पहली बार, अगर तो ये वही है, इनका नाम मसूद अजहर है, तो मैंने शायद पहली बार इनकी आवाज सुनी है, अगर तो ये उनकी आवाज है। लेकिन अगर उनके क्लेम के ऊपर हम इस तरह से बात करें, चर्चा करें, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स जो है वो अभी दुनिया के अंदर ये कह सकता है कि मैं एलोन मस्क से ज्यादा अमीर हूं। ये हम सबको पता है, वो इस टाइम सबसे टॉप पर है। और उसके अलावा चाहे उसके बाद आप जकरबर्ग का नाम ले लें, आप उसमें बिल गेट्स का नाम ले लें, ये जो पूरी एक लीग है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो है शख्स, चाहे वो अजहर साहब है या कोई और भी एबीसी है, वो ये क्लेम कर सकता है कि उसके पास दौलत के इतने भंडार लगे हैं कि उसने इनको भी पीछे छोड़ दिया। तो एक तो ये क्लेम मुझे काफी ज्यादा चाइल्डिश लगा है। दूसरी बात है कि मुझे समझ नहीं आई कि ये बयान दिया क्यों गया, और क्या ये बयान अजहर साहब ने दिया है या नहीं दिया है, इसकी भी कम से कम मेरे पास ऐसे कोई सोर्सेज नहीं है कि मैं इसको वेरीफाई कर सकूं, लेकिन मैं इसको एक बचगाना क्लेम कहूंगा। बिल्कुल, आप जैसा कि कह रहे हैं, इससे तो यही मुझे लगता है कि आप इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। वहीं सवाल ये भी उठेगा ना फिर कि अगर इतना पैसा अजहर के पास है, देश के प्रगति के लिए काम करते हैं, अपने दीन के लिए काम करते हैं, वहाँ के लोगों के लिए काम करते हैं, रिवेंज के तौर पर तो तुरंत ले लेते हैं कि भारत की तरफ से ये साजिश हो रही है, वो साजिश हो रही है, फला चीज हो रही है। तो ऐसे में अगर इतने पैसे हैं तो देश में पानी भी ले आए ना, देश के लिए दे दे वो पैसा। और इतनी जो महंगी चीजें वहां पर मिल रही है हुसैन जी, चाहे आटे की बात की जाए, टमाटर की बात की जाए,
इन सब चीजों को खरीद के दे दे। जो लोग वहां पे त्राही त्राही कर रहे हैं, आप वीडियोस अगर चला लेंगे पाकिस्तान के हम, तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। वहां पे ट्रक आता है, एक बोरी आटे के लिए वहां पर लोग कैसे तरसते हैं। इतना ही पैसा है, एलन मस्क से ज्यादा पैसा है तो दे देना अपनी जनता के लिए, अपने आवाम के लिए। जी, बात पता है क्या मैम, बात ये कि आपको हमेशा एक दूसरा पाकिस्तान दिखाई देता है, जो अफ्रीका का शायद कोई पिछड़ा हुआ मुल्क है, जहाँ पे एक लारी आती है, उसके अंदर आटे की इस एक बात बोरी से तो होती है। आप नहीं कर सकते, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। मैं आप चाहोगे तो वीडियो चलवा दूंगी मैं, फिर आप कहेंगे कि मैंने वीडियो चलवा दी, फिर आप कहेंगे कि मैं आपको काउंटर कर रही हूँ। आपने वो वीडियो नहीं देखी है जब वहां पे लोग ट्राई कर रहे हैं, एक ट्रक पहुंचता है और लोग वहां पे हजार होते हैं। अब देखिए, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो शायद मैं अपने मुल्क को तो आपसे ज्यादा ही जानता हूँ। ऑब्वियसली मेरी सारी ठीक उम्र है, आप मुझे यहाँ पे बता गुजरी दीजिए, है। अगर आप ज्यादा जानते हैं तो मुझे बताइए वहां पे क्या भाव चल रहे हैं इस वक्त, बताइए। महंगाई एक ऐसा फैक्टर होता है जो दुनिया में हर जगह कोई मुल्क क्लेम अरे नहीं तो कर मैं तो सकता आप कि लोगों हम के मुल्क को साथ में खड़ी हूँ, इस बात मुद्दे पता पे है। तो साथ में खड़ी हूँ। महंगाई है तो अजहर से बोलिए ना, जो इतनी रईस व्यक्ति है वो पैसे दे देना लोगों के लिए। फिर देखिए मैम, मैं एक बहुत ही आम आदमी और मेरे इतने सर, बड़े जो हम लोग हैं सभी ना, आम व्यक्ति हैं, हम सभी आम व्यक्ति हैं। दिक्कत तो अजहर में है ना, मुझे बात जो अपने आप को देखिए एलन मुझे मस्क बात से बड़ा दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी हुसैन जी, नहीं, एक मिनट है, मैम, ये वापस आऊंगी। अभी बहुत लंबी डिबेट है, रुकिए जरा, अभी आपसे बहुत सवाल है मेरे, मैं रखूंगी आपके सामने। यूके देवनाथ सर, ये क्या है, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? एक तो होती है बौखलाहट, दूसरी होती है कि जिस तरीके की हरकत करते हैं ना, ये अपने आप को एक्सपोज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। अब इस तरीके की जो बात है, आयरनी आप देखिए कि एलन मस्क से अपने आप को अमीर बता रहे हैं, मार्क जकरबर्ग से अमीर बता रहे हैं, लेकिन जो वहां की आवाम है, वहां की जनता है, पानी के लिए रो रही है, कह रही है पानी दे दो, एक बोतल भारत प्लीज। हो ये रहा है कि पाकिस्तान में चाहे हम जैश ए मोहम्मद की बात करें या लश्कर तौबा की बात करें, और भी दूसरे ग्रुप्स हैं, इनको वहाँ पाकिस्तान की सरकार का प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि यह कुछ भी कह दें और कुछ भी कर दें, और खास तौर से जब कुछ करना है तो भारत के विरुद्ध कर दें, कश्मीर में कर दें। प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वहाँ एनवायरनमेंट ही ऐसा है। बीच बीच में इन लोगों को पाकिस्तान की सरकार, उनकी आर्मी या आईएसआई ट्रिगर कर देती है कि अब कुछ कर दो। तो जाहिर बात है, इनको एक चीज तो मानना ही पड़ेगा कि पैसे की कोई कमी नहीं है। ये लोग अलग अलग गतिविधियों से दुनिया भर से चैरिटी के नाम पर, ज़कात के नाम पर पैसा कलेक्ट करते हैं। अलग अलग एनजीओज के हवाले से वो पाकिस्तान पहुंच जाता है। पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं पे भी जो आतंकवादी ग्रुप होते हैं वो दूसरी गतिविधियां भी करते रहते हैं, चाहे ड्रग्स की स्मगलिंग हो, हथियारों की स्मगलिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, उठाईगिरी यानी लोगों को गायब कर देना और फिर पैसे लेकर छोड़ देना, इस तरह की कार्रवाइयाँ करके ये लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं। इनको बहुत बड़ा एक इनका कमाई का सोर्स है विदेशों में बसे हुए पाकिस्तानी मुल्क या ओरिजिन के जो लोग हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा, इंग्लैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। विदेशों में बसे हुए जो पाकिस्तानी हैं, उनको लगता है कि वो अपने देश की मदद कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि शायद वो जब डोनेशन देते हैं ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में एक एनजीओ को, वो सोचते हैं कि शायद इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान में गरीब बच्चों को खाना खिलाया जाएगा, जो वहाँ विधवाएं हैं, बेवा हैं, उनके वेलफेयर पे खर्च किया जाएगा, या अच्छे स्कूल खोले जाएंगे, दवाइयाँ दी जाएगी गरीब लोगों को। लेकिन असल में वो पैसा डाइवर्ट हो जाता है इन आतंकवादी गतिविधियों की तरह। इसका पाकिस्तान की सरकार को पूरा इल्म है, उनको मालूम है कि ये नेक्सस कैसे काम करता है। पैसा चाहे हवाला से आ जाए या आजकल तो क्रिप्टो करेंसी या दूसरे भी माध्यम हैं। भारत सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी बीच बीच में इनको इंटरसेप्ट कर लेती है। अगर आप भारत सरकार का बयान देखें बीच बीच में, तो हमने बार बार इस तरह के इनपुट पाकिस्तान को दिया है, एफएटीएफ को दिया है। एफएटीएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 38 देश मेंबर हैं, राइट। और एफएटीएफ में पाकिस्तान काफी सालों तक ब्लैक लिस्ट में रहा, ग्रे लिस्ट में रहा। अभी उनको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटा दी गई है। लेकिन जब भी हमें ऑफिशियली पुख्ता जानकारी मिलती है जो कि वेरीफाइबल है कि पाकिस्तान में आतंकवाद की फंडिंग हो रही है, तो हम उसको एफएटीएफ को भी दे देते हैं। और एफएटीएफ में हमारे काफी सारे सबूतों को आज भी सही माना जा रहा है। जी रितु जी।
बिल्कुल यूके देवनाथ सर, और यही समझना होगा इन पाकिस्तानियों को, ये आतंकिस्तान के जो सरपरस्त है, ये जो सरगना बैठे हुए हैं सरहद पार, इन्हें समझना होगा कि इस तरीके की जो बात ये करते हैं इससे कोई इत्तेफाक रखता नहीं है। रैदर देन इसको लेकर के जो ग्लोबल फ्रंट है मजाक ही उड़ता है। हुसैन सर, वापस आपके पास आना चाहूंगी। सर, अगर मैं वर्ल्ड्स बिलियनर्स की जो लिस्ट है वो खोलती हूँ, बिलियनर कितने हैं अगर पूरी दुनिया की बात की जाए, एलन मस्क टॉप मोस्ट है, टेस्ला की बात की जाए, स्पेस एक्स की बात की जाए, इन तमाम चीजों को आप अगर पढ़ेंगे ना, दूर दूर तक अजहर नजर भी नहीं आते हैं, और आते भी है ना तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ आतंक परस्त चीजों में नजर आते हैं। आप नजर आते हैं कि दूसरे देशों में, खासतौर पर भारत में स्लीपर सेल्स कैसे एक्टिव किए जाए, वहां पर कैसे लोगों को परेशान किया जाए, इन चीजों के लिए आपकी गिनती होती है सर। टॉप मोस्ट आतंकियों के लिए तो होती है, मैं मानती हूँ। देखिए, जब आपने अपना शो स्टार्ट किया मैंने आपको उसी टाइम कहा था कि मैं तो उनको इस लिस्ट के अंदर बिल्कुल नहीं मानता, और मुझे तो वैसे ही उनका ये जो बयान है, अगर तो उन्होंने दिया है या उनका नाम इस्तेमाल करके किसी ने भी दिया है, बचगाना बयान है बिल्कुल। मैं तो इसको बिल्कुल एक संजीदा चीज समझता ही नहीं हूँ। और चलिए, कोई तो समझदार निकला सर, कोई तो वहां का व्यक्ति जो है, मैं उसकी बात से कह सकती हूँ कि मैं एग्रीड हूँ कि ये तो बचकानी हरकत है, लेकिन बचकानी भी नहीं कहेंगे सर। मेरे को ये बताइएगा कि क्या ये गीदड़ भभकी है, ये डराने की कोशिश है क्या? क्योंकि आप अगर मैं वो पूरी आंकड़ा ही आपके सामने अब रख देती हूँ। मैंने जब सर्च किया और इस वक्त की मैं सबसे अपडेटेड अगर मैं जानकारी दूँ, एलन मस्क 46,790 करोड़ ये उनकी नेटवर्थ है, और इसके बाद मैं मार्क जकरबर्ग के बारे में बता दूं 20,920 करोड़ है सर। इसका वो कर रहे हैं क्या कंपैरिजन? अजहर कंपैरिजन कर रहे हैं, पाकिस्तान कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कटोरा लेकर के भीख मांगने पहुंच जाते हैं आईएमएफ के पास। एक तो मैम आप भी ना एक ही लाइन में अजहर को और पाकिस्तान को बस आप तो अलग कैसे समझूं मैं, अलग कैसे समझूं, मुझे बताइए ना अलग कैसे है। मैम ठहर जाए, मैम एक मिनट ठहर जाए, आप पहले मुझे बात कंप्लीट कर दें। मैंने जब से बात करना शुरू किया है आप अरे मुझे बिल्कुल आप करिए ना, पर मैं काउंटर तो करूंगी ना, गलत बोलेंगे तो। काउंटर जरूर करें, लेकिन जो ठीक है, पॉइंट आप अपनी बात रखिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। चलिए चलिए, बात ये इसमें कि बात मैं इसमें ये कहूंगा कि आप इस वक्त अभी देवनाथ जी ने एफएटीएफ की बात की, बिल्कुल सही कह रहे थे। हाँ। हम उसमें कुछ सालों तक ब्लैक लिस्ट रहे हैं, हाँ। लेकिन 2022 से हम वहां पे क्लियर हो गए हैं। और आप क्लियर ऐसे हवा में तो नहीं होते, आपने उनकी 35 रिकमेंडेशंस पे अमल किया, आपको क्लीन चिट मिल गई, 4 साल हो गए, अब हम उससे बाहर हैं। और अब तमाम ऐसी चीजों पर हमारी निगाह होती, कोई ऐसी चीज हो ना, कोई ऐसी चीज सामने ना आए जिससे साबित हो कि हम दहशतगर्दों को किसी किस्म की फाइनेंसिंग कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। हमारी स्टेट बहुत क्लियर है, और यही वजह है। अगर ये रिजॉल्व ना होता तो क्या एफएटीएफ हमें क्लियर करती? सर लोन चुका लीजिए ना। मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप अजहर को ये कन्वे करवाइए कि जो लोन आईएमएफ से लिया है वही क्लियर करवा लीजिए, इतने रिच है तो। और शिवदान सर बात कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवदान सर जवाब देंगे, आप सुन लीजिए। हुसैन सर, शिवदान सर जवाब देंगे। देखिए सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो ये एफएटीएफ की लिस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली धमाका हुआ है हमारे यहाँ, उसके लिंक इन्होंने तुर्की से जोड़ दिए हैं। हाँ। इनको पता था कि यदि ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पाकिस्तान के साथ लिंक एस्टेब्लिश होंगे और दोबारा पाकिस्तान एफएटीएफ की लिस्ट में चला जाएगा, ग्रे लिस्ट में। तो इसलिए इन्होंने अपनी एक टेक्निक बदलनी शुरू कर दी है कि इन्होंने अब हमारे आतंकवाद जो हमारे यहाँ कराते हैं, जो ब्लास्ट वगैरह कराते हैं, उनके लिंक इन्होंने विदेश अफगानिस्तान में शुरू कनेक्ट किया है, तुर्की में भी कनेक्ट किया है, और अपने आप को बचाने की कोशिश की है। पहली बात। नंबर 2, मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ परोक्ष युद्ध, प्रॉक्सी वार छिड़ी हुई है जी। पाकिस्तान अब तक हमसे 4 युद्ध हार चुका है सरेआम। हाँ। इसको हुसैन साहब डिनाई नहीं कर सकते। तो सर शिवदान सर ये सुनिए ना, ये जो आदत है, 4 बार आप बता रहे युद्ध हारा है और हर मोर्चे पे हारता है, युद्ध भी हटा लीजिए। जी जी, कंप्लीट करना चाहता हूं। कंप्लीट प्लीज कंप्लीट। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जब से 4 युद्ध में हारा है, उसने अब ये तय कर लिया है कि भारत के साथ आमने सामने के युद्ध में जीत नहीं सकता है। इसलिए उसने हमारे यहाँ प्रॉक्सी वार शुरू कर दी है। प्रॉक्सी वार के लिए अजहर महमूद जैसे जो लोग हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे देश में, मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए और आतंकवादी घटनाएं करा करके जगह जगह हमारे यहाँ जो कम्युनल हार्मनी है, जो सांप्रदायिक जो सद्भावना है,
उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसने ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया है जो भारत के विरुद्ध इस तरह के आतंकवादी घटनाओं को करा रहे हैं। तो इसलिए ये जो 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 पाकिस्तान के लिंक्स हैं उनको हम दोबारा एफएटीएफ के सामने रखेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसलिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको सुधारने की कोशिश करें और भारत के साथ जो बार बार ये इस तरह की हरकतें करा रहे हैं उनको बंद करें, क्योंकि ये भारत तो ठीक है, बड़ा देश है, अब बर्दाश्त कर लेगा और तुम्हें जवाब दे देगा, मगर आपके देश के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फाइनेंशियली और अदरवाइज भारत के साथ खड़ा हो सके। तो यही मैं इनको एडवाइस करना चाहता हूं। आपने बिल्कुल राइट कोट कर दिया यहाँ पे पाकिस्तान को जो सलाह देनी है। भारत क्योंकि चाहे माने ना माने, भारत से ही उद्गम पाकिस्तान का हुआ है और पाकिस्तान को हर दफा भारत ने सही सलाह दी है। वो अलग बात है कि मानते ही नहीं है और उसका खामियाजा हर जगह पर भुगतते हैं। अब मैं संजीव श्रीवास्तव सर के पास जाना चाहूंगी। सर ये बताइएगा, जैसा कि अभी शिवदान सर एक पॉइंट हाईलाइट कर रहे थे, मैं उस पर ही पूछना चाहूंगी। कहा जाता है कि ऐसी विदेशी सरजमी को चूज करता है पाकिस्तान जहां से ये पूरी नेटवर्किंग जो है वो इजीली प्रोपलेट हो पाए, वहां से इजीली ये अपने जो नेक्सस है इसे एक्टिवेट कर पाए, जो हैंडलर्स बैठे होते हैं वहां पर वो सीधे तौर पर कम्युनिकेट कर पाए कि यहाँ पर कैसे भारत को यू हैव टू गिव वुंड्स, यू हैव टू गिव दैट पीड़ा, दैट दर्द जो हम लोग इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट के बाद देख रहे हैं सर। और ये ऐसी जमीन को चूज क्यों करते हैं? टर्की हो गया, दुबई हो गया, इसमें जरा फोकस करिएगा ना। और इसके साथ ये भी बताइएगा कि इस तरीके से क्या इतना आसान है दुबई जाकर के वहां पर एक्टिव रहना, दुबई में मीटिंग कराना, वहां की इसको लेकर के कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए था क्या? देखिए, सबसे पहले रितु जी, मैं आपने जो ये वीडियो जो चलाया है, दिखाया है, उसके संदर्भ में पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, ये वीडियो वेरीफाइड है नहीं वेरीफाइड है, वो तो जाहिर है कि वो जांच का विषय है। और लेकिन ऐसी जो सोच है, इस तरीके की जो सोच है वो मौजूद है, ये तो प्रमाणित है। जिसने भी ये बनाया है जाहिर है कि उसकी ऐसी ही सोच है और इसी वजह से उसने ऐसा वीडियो बनाया है। जाहिर है कि ये जो सोच है ये शैतानी सोच है और ये जो सोच है आसुरी सोच है, राक्षसी सोच है। इस सोच के आधार पर ही जो आतंकी हैं वो दूसरों को मारते हैं, हत्याएं करते हैं, सुसाइड बमिंग करते हैं, फिदाइन बनते हैं और अपना जीवन तो बर्बाद करते ही करते हैं। और उसके साथ साथ जो है जितने लोगों को वो मारते हैं उनको भी वो तबाह बर्बाद कर देते हैं। जाहिर है कि इस तरीके की सोच रखने वाले के ऊपर भी आइडियोलॉजिकल तरीके से भी इनको बताने की आवश्यकता है कि ये तुम्हारी जो सोच है ये बिल्कुल गलत सोच है और इसको तुरंत ही बदल लो, नहीं तो इसके जो परिणाम होंगे, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये तुम्हारे स्वयं के अस्तित्व के लिए, तुम्हारे परिवार के अस्तित्व के लिए और तुम्हारे पूरे समाज और राष्ट्र के अस्तित्व के लिए खराब होंगे। जहां कहीं भी ये सोच है, ये सोच देखिए, इस तरीके की सोच रखने वाले, नफरती सोच रखने वाले हर जगह हैं। हमारे अपने देश में भी है, पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली वहां पे आतंकी बड़े हमले करते हैं। सर इससे तो डिनाई नहीं किया जा सकता क्योंकि स्लीपर सेल्स तो यही के लोग हैं। जी जी जी, एक मिनट में अपनी बात जरा कंप्लीट कर लूं। इस तरीके की जो सोच है उसको ये इस्टेब्लिश करना होगा कि ऐसी सोच मानवता के खिलाफ सोच है, शैतानी सोच है, राक्षसी सोच है। और इस तरीके की जब तक गिल्ट फीलिंग इस तरीके के वीडियो बनाने वालों के अंदर नहीं आएगी, तब तक ये वीडियो बनाते रहेंगे और कहेंगे अल्लाह का बैंक है, अल्लाह का पैसा है, जब हम चाहेंगे निकाल लेंगे और लोगों को मार देंगे और फिर जाकर के बैंक को बंद कर देंगे। ये जनता के सर ये आदत है संजीव सर, ये आदत है, सोच है जी, आदत है सर। ये जनता के कंधे पर बंदूक रखते हैं, जनता को ही टारगेट करते हैं और जनता को ही ब्लफ करते हैं, उन्हीं को मैनिपुलेट करते हैं। ये इनकी शुरू से आदत है। हुसैन सर मैं आपसे एक मिनट जी जी एक मिनट में ठीक है, उसके बाद मैं हुसैन सर इनकी शुरू से आदत तो है ही, लेकिन इस आदत को बदलना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये आदत चलेगी नहीं और इस तरीके की आदत जहां कहीं भी है उसके ऊपर भी आइडियोलॉजिकल तरीके से इनको समझाना होगा कि ये स्वीकार नहीं है, ये पूरे विश्व को स्वीकार नहीं है। चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, आम लोगों को आप मारते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी सुसाइड बमिंग होती है और पूरे विश्व में सुसाइड बमर्स इसी तरीके की बातें करके और बरगला करके अल्लाह का बैंक है और हम जिहाद के नाम पे ये कर रहे हैं। आखिर ये किस तरीके का जिंदगी जंग है, जिंदगी संघर्ष है
आप अपने से आप जंग कीजिए, अपनी बुराइयों को दूर कीजिए। दूसरों की क्यों हत्याएं करते हो? दूसरों को क्यों मारते हो? दूसरों की हत्या करने से क्या तुम्हारा अल्लाह खुश होगा? क्या उनको सोचना चाहिए? कभी भी ऐसा नहीं हो, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इस तरीके की सोच को। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि इसके ऊपर पूरे विश्व में, भारत में भी, पाकिस्तान में भी, पूरे विश्व में विमर्श होना चाहिए कि ऐसी सोच रखने वाले जहां कहीं भी पल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये मैं कहना चाहता हूं। संजीव सर, आपने बिल्कुल जो शब्द यहाँ पर रख दिए हैं, जो सेंटेंसेस आपने पेश किए हैं, वो क्रिस्प जानकारी आपने दे दी। और पाकिस्तान को एक यहाँ पर रिक्वेस्ट के साथ साथ एक कहते हैं ना डिस्क्लेमर देना, वो डिस्क्लेमर भी आपने दे दिया है कि इस तरीके की हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि अभी सबके सामने साफ हो चुका है कि इस तरीके की कोशिश करके यदि आप चाहते हैं कि ग्लोबल फ्रंट पे कुछ और ही पेश हो, वो हो नहीं पा रहा है, आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपको ये डर भी सता रहा है कि FATF आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा, तो सर वो भी बेवकूफ नहीं है, वहां पर भी एनालिसिस होता है, वहां पर भी देखा जाता है कि कैसे क्या कुछ किया जा रहा है। हुसैन जी, अब ये बताइएगा, मैं जो ऑडियो सुन रही थी, हालांकि ये ऑडियो कहां से आई है, कैसे आई है, कहां से बनाई गई है, ये अभी तक जानकारी नहीं मिली, लेकिन जो मैं ऑडियो में सुन पाई हूं, मैं उस पर बात कर रही हूं। उसमें ये कहा गया कि पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। सीधे एक लाइन में अजहर यही कह रहा है कि पैसा है, इतना पैसा है, इतना था पैसा है कि जिहाद हम करते रहेंगे, और जिहाद के लिए जो मेरे मंसूबे हैं उसके लिए मुझे पैसा कहीं से भी मिल जाता है, अल्लाह दे देता है। सर यही है क्या सोच? वहां की सोच यही है? ऐसा ही चल रहा है आपके आवाम में? नहीं, हमारे अवाम में बिल्कुल ऐसा नहीं चल रहा, ना कोई ऐसी सोच है। और देखें, ये जो ऑडियो आपने सुनवाया ना, उसमें अजहर ने एक बात की, तो मैं अगेन वही कहूंगा, आप खुद भी कह रहे हैं भी इसकी जांच होनी, किसने कहा है और उसने कहा है कि नहीं कहा है, लेकिन जो भी हमारे सामने है हम उसके ऊपर इस तरह से बात कर रहे हैं कि उसने कहा जी कि जितने भी अरबपति मैं उसमें सबसे ज्यादा अरबपति हूं। तो अरबपति तो सबसे ज्यादा अमीर नहीं होते, उससे ऊपर खरबपति भी होते। तो यहीं से उनके जो भी क्लेम है वो बिल्कुल यहाँ पे गलत साबित हो जाता है। थोड़ी बहुत पढ़ाई तो लिखाई कर ली होती सर, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली होती ना पाकिस्तान में, तो मैं खैर इस बात की उम्मीद भी करना गलत कहूंगी, लेकिन अगर थोड़ी सी भी अगर एजुकेशन उन्हें मिली होती इस तरीके की, तो वो समझते हैं कि क्या होता है ग्लोबल फ्रंट, किस तरीके से वहां पर टॉप रिचेस्ट लोग बनाए जाते हैं, बिलियनर्स किस बेसिस पे बनते हैं। ऐसे थोड़ी बनते हैं कि आतंकी हरकतें करो और आतंकियों को जोड़ो, यहाँ पर अपने विंग कमांडर बनाओ, महिला की विंग कमांडर बनाओ, भारत में साजिश करो, भारत में भेजो स्लीपर सेल्स। ऐसे थोड़ी बनते हैं बिलियनर, ये तो आतंकी बनते हैं। ऐसे आपके यहाँ पे तो आतंकी बनाए जा रहे हैं। नहीं, देखें, वो एक टाइम था जब यहाँ पे बिल्कुल और किस्म की सोच थी। और ये भी आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि 2002 से चाहे LT है या जैश है, इनको मुकम्मल तौर पे हमने बैंड किया। जो हमारे एक लिस्ट है स्टेट की, कौन कौन सी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप पे इनका नाम है। इन्होंने अपने नाम चेंज भी किए, जो ये भी मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपने नाम चेंज किए। इन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आप मूड में आए हैं, आप सोच कर आए हैं कि क्योंकि बेइज्जती तो हो ही रही है, कम से कम डिबेट में ना हो, आप सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप आज डिफेंड ही नहीं कर रहे हैं। ये अच्छा लगा मुझे सुनकर। यूके देवनाथ सर, हाँ, हम जो वीडियो देख रहे हैं या ऑडियो देख रहे हैं, मैं चाहूंगी एक बार PCR दोबारा से चलवा दे, एक बार फिर से मैं सुनवाती हूँ, फिर यूके देवनाथ सर के पास आऊंगी। और वहां पर किस तरीके से अजहर जो है वो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहा है, पैसे की बात रखते हुए नजर आ रहा है, कह रहा है कि आई एम दी टॉप रिचेस्ट व्यक्ति, टॉप रिचेस्ट मैन इन दी वर्ल्ड। सुनते हैं। लेकिन याद रखना, पैसा हमारे पास कितना है, इतना है, इतना है, इतना है, तुम गिन नहीं सकते। इसलिए कि हमारा पैसा हमने जमा कराया हुआ एक बैंक में, उस बैंक का नाम है अल्लाह का बैंक। उस बैंक के दरवाजे पे लिखा है वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, यहाँ अल्लाह के खजाने रखे हैं, वो सारे हमारे हैं। हम जहां कोई तश्कील करते हैं, हमें गन खरीदने के लिए पैसे कम नहीं पड़ते, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अरबी घोड़े खरीदने के लिए पैसे कम नहीं पड़ते। इतना पैसा है तुम गिन नहीं सकते। अपने पास नहीं रखते, गुम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, मालिक के पास रखे हुए हैं, जरूरत के वक्त उठा के ले आते हैं। जितने इल्जाम लगाने हैं लगा लो। दुनिया में एलोन मस्क से ज्यादा मालदार मैं हूं और मार्क ज़ुकरबर्ग से ज्यादा मालदार मैं हूं। दुनिया का सबसे अरबपति आदमी मैं हूं, इसलिए कि मैंने जिहाद के लिए अपने रब से जो मांगा मेरे रब ने दिया है।
तो सुन लिया अजहर क्या कुछ कह रहे थे यूके देवनाथ सर। हंसी तो आपको भी आ रही होगी, हालांकि मैं आपके पास वापस आऊंगी और इसमें एक लाइन मुझे अब मिल गई है हुसैन सर को टारगेट करने के लिए। हुसैन सर कह रहे हैं कि मालिक के पास रखे हैं पैसे, ये मालिक कौन है, खजाना कहाँ है? जब आपने यही कह दिया और हमारे पैनलिस्ट ने भी यही कह दिया और मैं भी आपके साथ ही हूं कि भाई ये ऑडियो जांच रही ना, इसकी जांच हो रही, तो जांच हो जाने दें, पता चले कि वाकई उसने ठीक बात है, कही, बट तो कुछ फिर हम ना उसके कुछ बाद अंदर भी खाने बात तो आपकी करते हैं। बात हो रही होगी, क्योंकि जांच हो रही है। हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही होता है सर। अब आपके यहाँ पे क्या होता है मुझे नहीं पता, आपके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के भीतर भी जानकारी मिलती है नहीं मिलती है, आवाम को बताई जाती है नहीं बताई जाती, ये तो अलग चीज है। आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपके यहाँ पे आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, अंदर ही अंदर आतंकी जो है अपने आप बोलते हैं, अपने आप करते हैं, अपने आप इन्वेस्टिगेशन होती है और खत्म भी हो हमारे यहाँ जाती है। यही बोलना चाह देखिए रहे हैं। रितु जी, हम देखिए रितु जी, हम वो मुल्क है जिसने आतंकवाद के खिलाफ ना पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा एक्टिविटीज की हैं, ठीक है। ऑपरेशन किए हैं, 80,000 लोगों की कुर्बानी भी दी है। इस वक्त भी हमारे मुल्क के हिस्सों में ऑपरेशन चल रहे हैं। तो हम आतंकवाद के ना साथ हैं ना इसकी सपोर्ट करते हैं, और इसको हम कुछ चलना ही चाहते हैं जो हम कर रहे हैं। ठीक है हुसैन सर, वापस आऊंगी। आप आज बहुत नरम रवैये के साथ आप आए हैं सुबह सुबह। मॉर्निंग आपकी आज अच्छी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है, तभी आप सेंसिबल बातें थोड़ी सी कर रहे हैं। यूके देवनाथ सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इस वीडियो में या ये ऑडियो कहूँ, हालांकि अभी कहाँ से आई है, जैसे हुसैन सर कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, हम भी इंतजार कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। इनके यहाँ पे कैसी इन्वेस्टिगेशन होती है ये तो यही जाने और अल्लाह ही इनका जाने। लेकिन इसके साथ साथ ये भी पूछना चाहूंगी मैं कि ये यहाँ पर अजहर जो जिक्र कर रहा है, वो जिक्र कर रहा है कि मालिक के पास पैसे रखे हैं, हम लेकर घूमते नहीं हैं कि चोरी हो जाएंगे। सर ये भी डर है, चोरी हो जाएंगे इनके पैसे। रितु जी, जब वो कह रहा है कि आ रही हूँ मालिक शिवदान सर, आपके शायद, पास आ रही हूँ उसके बाद। जी जी यूके देवनाथ सर बोलिए। रितु जी, जब ये लोग थोड़े बहके हैं, जब वो हाँ। कहते हैं मालिक, तो लगता है कि शायद अल्लाह ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अपने पैसे को देश में और विदेश में इन्वेस्ट किया हुआ है। जी। अलग अलग फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अल रहमत ट्रस्ट इन्होंने लगाया हुआ है, जैश मोहम्मद चलाती है, हाँ। गल्फ कंट्रीज में फंड जमा करती है और उसको वहीं पर इन्वेस्ट करके गल्फ कंट्रीज की बैंक में रख देती है। इसी तरह से जमातुल दावा है, वो लश्कर तौबा के लिए फंड जमा करती है। फंड यह कह के जमा करती है कि इस पैसे से पाकिस्तान में स्कूल खोले जाएंगे, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में जब ये पैसा आता है तो डाइवर्ट हो जाता है जिहादी, यानी ये कहते हैं जिहादी, हम कहेंगे कि आतंकवादी कार्रवाइयों के लिए। लेकिन क्योंकि हमें थोड़ा सा इंसाइट है, इनको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। सर्किट ऐसे काम करता है कि जब भी इनको आईएसआई ट्रेनिंग देती है, अब मैं आपको बता दूं, आईएसआई डायरेक्टली ट्रेनिंग नहीं देती है। आईएसआई में जो जूनियर ऑफिसर्स हैं सर्विंग, मेजर साहब, कैप्टन साहब, लेफ्टिनेंट साहब, वो लोग ट्रेनिंग नहीं देते हैं। आईएसआई ने अलग अलग दूर दराज के गांव में जो रिटायर्ड हवलदार है, रिटायर्ड जेसीओ साहिबान हैं, उनको रखा हुआ है। तो होता यह है कि जब भी इनको ट्रेनिंग देती होती है भटके हुए नौजवानों को, तो इनको दूर दराज के गांव में भेज दिया जाता है, जहां पे पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड नायब सूबेदार, सूबेदार, हवलदार, नायक, वो लोग ट्रेनिंग देते हैं। अब हथियार के लिए भी पैसे नहीं देने पड़ते, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की आर्मी या पुलिस कोई भी जगह से हथियार जब्त करती है, चाहे वो टीटीपी से हथियार जब्त करे या बीएलए से हथियार जब्त करे, या नॉर्मल जो चोर डाकू उचक्के होते हैं उनसे हथियार जब्त करे, या अफगानिस्तान से पाकिस्तान की आर्मी जो हथियार उठाकर ले आई थी अमेरिकन के भागने के बाद, ये सब पाकिस्तान की स्टेट के अलग अलग आर्मरीज में पड़े हुए हैं। पड़े पड़े 10 साल 20 साल से जंग खा रहे हैं। तो इन आतंकवादियों को हथियार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। पाकिस्तान की स्टेट जो है वो जंग खा रहे हथियारों को कबाड़ खाने से निकालकर ऑयलिंग ग्रीजिंग करके गांव में अपने रिटायर्ड जेसीओ साहिबान को दे देती हैं, और वो जो हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन भटके हुए नौजवानों को कि इन हथियारों को लो। ये समझना पड़ेगा जिहाद कहाँ हो रहा है। जिहाद ईरान में तो कर नहीं सकते, बिल्कुल, जिहाद पाकिस्तान में करना ही नहीं है, अफगानिस्तान में भी नहीं कर सकते, तो जिहाद किस तरफ करना है, हमारी दिशा में ही करना है। ये एक भटके हुए नौजवान होते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए पाकिस्तान में हथियार खरीदना बहुत आसान है। अब क्योंकि हम पैनल पे हैं, हुसैन जावेद जी भी हैं,
जैसे अब मैं बोल ही देता हूँ, ओपन नॉलेज है, मैं अभी जाऊं मेरठ में जाकर 1500 रुपए में एक कट्टा खरीद सकता हूँ, अभी चला जाऊं, सबको मालूम है। इसी तरह से पाकिस्तान में भी डेरा गाजी के आसपास कम से कम दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां आप AK-47 महज 8000 रुपए में खरीद सकते हैं। एक हथगोला जो है आपको 1500 रुपए में मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर आपको RPG रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जैसा सोफिस्टिकेटेड वेपन भी महज 15,000 रुपए में मिल जाता है। तो पाकिस्तान में इन सब आतंकवादी संगठनों को हथियार खरीदने नहीं पड़ते। पाकिस्तान की आर्मी अपने पुराने हथियारों को या छीने गए हथियारों को इन लोगों को मुफ्त में दे देती है। जी बिल्कुल योगी देवनाथ सर, आपने कहा है कि इनके पास तो आर्म्स भी जिस तरीके से दिए जाते हैं खैरात से आते हैं इनके पास, और साथ ही साथ शिवदान सर आप अपनी बात जरा जल्दी से रखिएगा। हुसैन सर से मुझे एक सवाल पूछना है इसी पर। देखिए, पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मसूद अजहर का जो स्टेटमेंट है, अक्सर जो इस तरह के लोग होते हैं वो अल्लाह के नाम पर ये ही कहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा अल्लाह की बैंक में रखा हुआ, चाहे इनके पास एक पैसा ना हो। ये सोचते हैं कि अल्लाह का जो उनके ऊपर हाथ है लेके नहीं चलते, वो उन्हें सारे पैसे दे देगा। समझ नहीं पा रहे सर, इनकी मजबूरी है, इनके पास इतना ज्यादा पैसा है कि चोरी हो जाएगा ना सर, लेके नहीं चलते हैं वो। नहीं, ऐसा है, वो उन्होंने अपने आप को कवर करने के लिए, क्योंकि ग्राउंड पे चाहे इसके बाद ना हो, मगर ये दिखाने के लिए कि चोरी के डर से मैंने अल्लाह के बैंक में जमा किया हुआ है, इस तरह का स्टेटमेंट ये देते हैं दिखाने के लिए कि हाँ उनके पास बहुत पैसा। नंबर 2 मैं बात बताना चाहता हूं, अपने हुसैन साहब को जवाब देना चाहता हूं कि इन्होंने बोला ये भी आतंकवाद से बड़े परेशान हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया में आतंकवाद कहां से शुरू हुआ था? 80 के दशक में आपने पूरे मदरसों को आतंकवादी कैंपों में बदल दिया था। जब रूसी सेनाएं अफगानिस्तान में आई थी, अमेरिका के इशारे पर आपने क्यों अपने नौजवानों को आतंकवाद के रास्ते पर डाला? आपने पूरी नस्ल को, उस समय की पूरी नस्ल के 80 के दशक की नस्ल को आपने आतंकवादी बना दिया। उस वक्त के बने हुए आतंकवादी, ठीक है, रूसी सेना को तो उन्होंने वापस करा दिया, मगर वो उनको खाली तो नहीं बैठेंगे, वो किसी न किसी तरह से अपने देश में दोबारा एक्टिव होंगे या कहीं बाहर जाके एक्टिविटी करेंगे। और जब भी किसी विदेशी को आपके देश में कोई कराना होगा तो ऐसे लोगों को ही कांटेक्ट करके उनसे कराया जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पौधा आपने लगाया था जो अब पेड़ बन चुका है आतंकवाद का, और उसी से अब ये परेशान है सर। बीज इन्होंने रखा और जब वो पौधा उग गया है तो अब ये उन्हीं को काट रहा है, वो पौधा उन्हीं के लिए जहर फैला रहा है। ये तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब इन्हीं को फल दे रहा है पेड़ आतंकवाद का, और ये खुद इस बात का जवाब दें कि क्या आपने रूसी सेनाओं के लिए अपने तालिबान या अपने देश में तैयार नहीं किए थे मदरसों में? कहां से तक आपने बोला 80,000 आप कुर्बानी दे चुके हैं। वो 80,000 कुर्बानी वही कुर्बानी है जो आपने अफगानिस्तान के में दी थी रूसी सेना के सामने। और उसके बाद में शिवदान सर जो आप अलग अलग वापस आऊंगी सर, अभी हुसैन सर से सवाल पूछना चाह रही हूँ मैं इसी पर। हुसैन सर, इतना तो साफ हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी अब इस बात को मानते ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक आपकी प्रतिक्रिया मैं देख रही हूँ, आप भी इसे मान रहे हैं कि कम से कम अजहर जो कह रहा है कि वो बहुत अमीर है, रईस है, सबसे पूरी दुनिया में रिचेस्ट पर्सन है, ये तो नहीं है, ये मान रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसके साथ मैं अब ये ऐड ऑन करना चाहूंगी कि पाकिस्तान भले ही इसमें नंबर 1 ना हो, लेकिन पाकिस्तान नंबर 1 है। किस में आप पूछेंगे? आतंक को फैलाने में नंबर 1, नंबर 1 है साजिश करने में, नंबर 1 है जिहादी फैलाने में, नंबर 1 है जो इनके इंस्टॉलेशंस है कराची चाहे POK हो वहां पर जिस तरीके की गतिविधि है वहां पर कराने में। अपने देश के भीतर जरा झांकिएगा, वहां पर खैबर पख्तूनख्वा है, बलूच है, अपने घर में आप पैसा नहीं लगा पा रहे हैं, आपके यहाँ पे बच्चे जो है त्राही कर रहे हैं, शिक्षा उन्हें मिल नहीं पा रही है, वो ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। आप क्रिकेट को ही देख लीजिए, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने जो क्रिकेटर्स हैं उनकी जो फैसिलिटीज है उनको और बढ़ा पाए। और बात इतनी बड़ी बड़ी क्यों कर लेते हैं सर? यहाँ पर आपके देश में दिक्कत क्या है सर? कोई बुनियादी बेसिस चलती है कि नहीं चलती है वहां पे? चले रितु जी, जब आपने इतना हिमालयाई सवाल किए ना, तो मुझे असली 1 मिनट जरूर दे ताकि मैं उसका जवाब दूं। बिल्कुल तफसील से लीजिए सर, तफसील से बिल्कुल। और मैंने उसमें कर्नल साहब का भी जवाब देना जो उन्होंने भी सवाल किया। पहले आपका सवाल बिल्कुल। देखिए, बात ये कि हमारा जो मुल्क है ना, हम इस बात से हमने इनकार नहीं किया कि 80s में जब
अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन था, हम वहां पे हमने बकायदा उनको वहां पे फैसिलिटेट किया था, उनको हथियार दिए थे, और हथियारों के लिए पैसा किसने दिया? अमेरिका ने, सऊदीया से पैसा आया था, ये सबको पता है। और ये आज कर्नल साहब बैठ के बड़े आराम से कह सकते हैं कि वो एक आतंकवाद था। वो एक ग्लोबल कैंपेन थी अगेंस्ट सोवियत यूनियन हेडेड बाय यूएसए। अब आप अगर ये कहें कि यूएसए, अब आप यूएसए के ऊपर लगा रहे हैं, वही यूएसए है सर जिसको आप कह रहे थे कि समन्वय कराया भारत के साथ। भारत के साथ जब स्थिति नाजुक हुई, ये वही अमेरिका है जो आप कह रहे हैं कि इसकी तरफ से ट्रंप को फोन किया गया, भारत ने ट्रंप को फोन किया। आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं इसे भी याद रखते रहिएगा सर। बिल्कुल बोलिए। रितु जी भी 1 मिनट हुआ नहीं था वैसे, चले खैर नहीं कोई बात नहीं। बोलिए। अच्छा, मैं ये कहूंगा, मैं देखिए मैं 80s की बात करूं ना, उस टाइम तो ट्रंप नहीं थे, उस टाइम तो वहां पर रेगन थे। और उन्होंने जो अमेरिका के डॉलर थे वो उन्होंने खोल दिए थे कि आप किसी भी तरह से यहाँ से सोवियत यूनियन को खदाड़ दीजिए। तो क्या हुआ? हमने उनका साथ दिया बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ उस वक्त ये सोच थी, आज सोवियत यूनियन काबुल में है, कल ये हमारे हॉट वाटर्स में होगा। तो ये हमारी सोच थी, हमें लगा हमारी सलामती के लिए खतरा है, तो हमने उनका साथ दिया। इसको अगर आप आज आतंकवाद कह रहे हो तो मैं इसको आतंकवाद नहीं मानता, ग्लोबल कैंपेन थी। आप मानते ही नहीं है, दिक्कत तो यही है ना, दिक्कत यही है। आप देखिए, जब आप एक गलती हुई थी, एक गलती मानता हूँ उसमें जो मुझसे गलती हुई थी। हाँ। जो अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान आए थे उस जंग की वजह से हम उन्हें एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर सके, समाज में उनको फैलने दिया गया, और ये हमने ज्यादती की। और हमारे समाज में क्लैशनकोव भी आई, हमारे समाज में हेरोइन भी आई, चर्च भी आई। ये हमसे गलती हुई है, उसका खुमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। ये मैं बिल्कुल बात इसको मानता भी हूँ। लेकिन अभी अच्छा, इसके बाद एक सवाल आपने किया था, अगर आप अपना सवाल रिपीट कर दें। क्या सवाल सर? जो मैंने पूछा था, नंबर 1 जिहादी होने का, नंबर 1 आतंकी होने का। अच्छा हाँ, ठीक है जी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप शो होस्ट करती हैं, आप अच्छा शो होस्ट करती हैं, आपको एक रिसर्च टीम भी इस तरह मिली होगी। हाँ। उनसे पूछिए कि इसी साल जुलाई में यूएन की रिपोर्ट आई है कि दुनिया में आतंकवाद का अगर कोई एपिसेंटर है वो अफगानिस्तान है, जहां पे अलकायदा वाले बकायदा टीटीपी को भी ट्रेन कर रहे हैं। आपके पास दिक्कत पाकिस्तानियों में दिक्कत यही है, चाहे आपकी देश की तरफ से कोई भी पत्रकार आए या कोई भी गेस्ट आए, दिक्कत यही है। आप अपने देश के भीतर नहीं देखते हैं, आप ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा है, अब भारत ये कर रहा है, पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा है। सर मैंने आपसे सीधा पूछा ना, अभी अजहर कह तो रहा है ना, आप फिर वही मेरे को मजबूर करेंगे कि मैं इस बात को रखूं यहाँ पर, तो मैं अब रख देती हूँ। अजहर कह रहा है कि अल्लाह के पास पैसा है और मालिक के पास पैसा है। अगर ये अल्लाह मालिक नहीं है तो मालिक कौन है? हमारे यहाँ पे तो सर बैंक्स होते हैं, हमारे यहाँ पे तो बैंक में रखे जाते हैं पैसे। आपके यहाँ पे कहीं और है क्या? कोई और बैंक सिस्टम है क्या सर? बता दीजिए ना फिर। जब आपने मुझे शुरू में आपने मुझे इस शो के एजुकेट कर दिया कि इस आवाज के बारे में तो जांच हो रही है, अजहर है कि नहीं, तो मैं अभी कैसे मानूं कि अजहर नहीं है? ठीक है सर, मैं मान लिया, मैं तभी तो नर्म हो गई आपके ऊपर, क्योंकि आप तो पहले ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैं तभी तो आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो कहा जाता है कि नंबर 1 टॉप मोस्ट आतंकी जब गिने जाते हैं पूरी दुनिया में, कहीं कोई गतिविधि होती है, पाकिस्तानी क्यों आ जाते हैं उसमें? नाम क्यों आ जाता है पाकिस्तानियों का? स्पेशली मैं भारत का हूं। अभी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, आप उसी को उठाइए ना फिर। जैश का नाम सामने आ रहा है सर, मुजम्मिल, शहीद, ये तमाम जो लोग हैं, क्यों आपने एक्टिव कर रखे थे सर? क्यों? क्या ऐसा क्या दिक्कत क्या है? पहलगाम के बाद नहीं आया क्या सुकून? और भी चाहिए ऑपरेशन सिंदूर? जी, मुझे बहुत खुशी है कि आपने दिल्ली ब्लास्ट का नाम लिया। 10 नवंबर को हुआ, हमने उस दिन भी इसको कंडेम किया, आज भी मैं आपकी शो में कंडेम करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है, पहली बार इंडिया की एजेंसीज जो है, आज देखें 8 दिन हो गए, 8 दिन में आपकी इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। ये नहीं किया कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं की और पाकिस्तान का नाम पहले ही आ गया। इस बात की मुझे बहुत खुशी कि सब्र से काम हो रहा है। आदत आप लोगों की है सर, ये आप लोगों की आदत है। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भूल गए क्या? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हुआ है उसके बाद सीधे आपने कह दिया कि भारत ने कराया या तो अफगानिस्तान ने कराया। आपके शहबाज शरीफ सामने आ गए, ख्वाजा आसिफ सामने आ गए, कह दिया कि या तो अफगानिस्तान करा रहा है या भारत करा रहा है। कंफ्यूजन तो उनकी दूर नहीं होती है। आपने क्या इन्वेस्टिगेशन सर बता दीजिए मुझे, आज इस पैनल पर बता दीजिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ वो क्यों हुआ? अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है सर? क्या नाम आया सामने? बताइए, भारत का कोई नाम आया सामने? मैं आपको सिर्फ वही बात कहूंगा कि अगर हमारे यहाँ उस ब्लास्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई और उसके बाद हमारे पीएम, और पीएम एक जिम्मेदार सीट होती है, आपके मोदी जी पीएम है, वो जिम्मेदारी की उम्मीद और आपके पीएम से तो कम से कम नहीं हो सकती सर। इन्फो होगी, ठीक है, उनके पास कोई ना कोई इन्फो होगी, और मैं अपने पीएम के स्टैट को चैलेंज नहीं कर सकता।
आप चैलेंज भले ही ना करें, क्योंकि आप तो मजबूर है, आपके यहाँ पे लोग मजबूर है, आप अपनी बात भी नहीं रख सकते, ये मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ। हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। हमारे भारत में बाबुलंद अपनी आवाज रखी जाती है और कहा जाता है, सरकार से भी पूछा जाता है, लेकिन आपके यहाँ पे तो सेना थोपी जा रही है। तो मैं आपकी मजबूरी बखूबी समझ सकती हूँ। यूकी देवनाथ सर ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और जब मैंने इनसे पलटकर पूछ दिया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ वहां पर क्या नाम सामने आया, जो शहबाज शरीफ ने कह दिया कि भारत ने करवाया है, भारत ने करवाया है, तो कोई भारतीय का नाम सामने आया होगा ना, ये दे नहीं पाए सर नाम। जो कोर्ट के बाहर ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट के फ्रेगमेंट जब जमा किए गए और जो वहां पर लोग थे जो शहीद हो गए सिविलियन, और जो आतंकवादी थे जो कि ब्लास्ट के साथ मारे गए, उनकी ऑटोप्सी जो की गई है क्लियरली बताती है कि वो पाकिस्तान के सिटीजन्स थे जिन्होंने ये ब्लास्ट को अंजाम दिया। दूसरी बात, ये वहाँ जो आतंकवादी थे, ये मैं भी कहूँगा कि पाकिस्तान में भी जो ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं आतंकवादी हैं, जो आतंकवादी थे उनकी ऑटोप्सी करने के बाद उनकी जो परिवार हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि वह किस फैमिली से आ रहे थे, और उनके फैमिली का जो लिंक आगे किस संगठन से है वो भी एस्टेब्लिश कर लिया गया है। जी। अभी तक पाकिस्तान की सरकार के पास और पाकिस्तान पुलिस के पास और उनकी जो FIA जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जितने भी लिंक हैं, उससे ये पता लगा कि उनकी फैमिलीज कौन थी और फैमिलीज कहाँ किस संगठन से लिंक थी, मोटिवेटेड थी। अभी तक ऑफिशियली FIA के पास कोई भी ऐसा इनपुट नहीं है कि वो आगे भारत से कहाँ से लिंक थी। देखिए, मैं एक दिक्कत बताता हूँ। दिक्कत यह है कि भारत पाकिस्तान में कहां से घुसेगा? ईरान के रास्ते से घुस सकता है? नहीं। भारत पाकिस्तान में कहां से घुसेगा? अफगानिस्तान के रास्ते से घुस सकता है? नहीं। अभी 15 दिन पहले तक तो अफगानिस्तान में हमारी सरकार का वजूद भी नहीं था। हम लोग वहां पर कोई भी डिप्लोमेट या डिप्लोमेट के भेस में क्लोक एंड डेगर वाले को नहीं भेज सकते थे। अब अफगानिस्तान में 15 दिन पहले हमारी दोस्ती हो गई है, हमने वहां पे अपने एम्बेसीज को चालू कर दिया है, काउंसुलेट को चालू कर दिया है। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ बताता हूं, ना काबुल में, ना कंधार में, ना हेरात में आज की तारीख में इंडियन कोई ऐसा है जो सब, क्योंकि सब भगा दिए गए थे वहां से। ये समझना पड़ेगा, जितने सिख थे, जितने हिंदू थे, देवनाथ सर, क्योंकि शिवदान सर भी हैंड रेज कर रहे हैं और संजीव सर के पास मैं जा नहीं पाई हूँ। 2 मिनट मैं आपके पास वापस आऊंगी। संजीव सर, पहले आपसे सवाल है, फिर शिवदान सर अपनी बात को रखिएगा जरा, क्योंकि मैं संजीव सर के पास जा ही नहीं पाई हूँ इस डिबेट में। मुझे लग रहा है पहला ही सवाल मैंने पूछा था, उसके बाद मैं नहीं गई हूँ। संजीव सर ये बताइएगा, क्योंकि ग्लोबल फ्रंट पे एक चर्चा होती है ना कि टॉप मोस्ट रिचेस्ट पीपल, टॉप मोस्ट कहा जाता है इन्फ्लुएंशियल पीपल, लेकिन इन्फ्लुएंशियल तो पाकिस्तान के नजरिए से है, ये हम और आप बखूबी समझते हैं सर। आतंकी फैलाना, स्लीपर सेल्स रेगुलेट करना, ये सारी हरकतों में तो नंबर 1 है सर, ये आप भी मान लीजिए। देखिए, एक बात मैं रितु जी कहना चाहता हूं आपके इस डिबेट के अंत में कि पाकिस्तान के जो हुक्मरानों के द्वारा यदि आतंकियों को प्रश्रय, सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप इत्यादि अगर दी जाती रहेगी, तो इसका जो सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो पाकिस्तान, जैसा कि उन्होंने बताया, 80,000 कुर्बानियां दी हैं और ये जो कुर्बानियां हैं वो बढ़ती ही चली जाएंगी। ये जो भस्मासुर यदि आपने पाकिस्तान की टेरिटरी में आपने रखे हुए हैं, तो ये आपको ही डस रहे हैं, आपको ही जला रहे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। संजीव सर, आपने जो कहा है ना, ये इन्हीं को डस रहा है, ये डिस्क्लेमर ये ले नहीं पाएंगे क्योंकि इन्हें समझ नहीं आएगा। कहा जाता है ना कि प्री इफेक्ट और पोस्ट इफेक्ट होता है, ये दोनों ही नहीं समझते हैं, दिक्कत यही है। हुसैन जी, अब जवाब दीजिएगा जरा। यहाँ पर कहा जाता है कि जिहादी कदम के लिए, अजहर कह रहे हैं, मैं ऑडियो पे ही, क्योंकि अभी चर्चा पूरी ऑडियो पर है तो ऑडियो पर ही चर्चा करना चाहूंगी। कहा गया कि जिहाद के लिए हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, अल्लाह पैसा दे रहा है, तो ये तो एक्सेप्टेड है ही ना कि आप जिहाद आप करवाते हैं। आप इससे कैसे दरकिनार कीजिएगा सर? जिहाद फैलाते हैं आप, अगर मैं कहूं कराची से, POK में आपके इंस्टॉलेशंस है, और जब बहावलपुर पर अटैक किया जाता है, ये वही अजहर है जो सिर पीट कर कहता है कि पूरे परिवार को खत्म कर दिया, मुझे भी खत्म कर देते। देखिए, मैं इस पे यही कहूंगा जिहाद के हवाले से, क्योंकि आपका सवाल वो है ना, तो मैं यही कहूंगा जिहाद बेसिकली सवाल मेरा बहावलपुर वाला भी है सर, दोनों पे दीजिएगा। ओके, ठीक है। जिहाद एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। जो मैं जिहाद की लिमिटेशंस जानता हूँ ना, मैं अपनी इसमें आपको जाती राय दे रहा हूँ, हमारे यहाँ ये चीज तय है। जिहाद एक ऐसी
टर्मिनोलॉजी है, जो स्टेट ऐलान करेगी तभी उस स्टेट का हर बंदा जिहाद कर सकता है। एक ग्रुप, एक संगठन खुद से कह दे हम जिहाद कर रहे हैं और उसको स्टेट की आशीर्वाद के खिलाफ जा रहा है, वो फिर जिहाद नहीं होता, वो आतंकवाद होता है। ये हम सबका इस पे मानना है, इस पे कोई ऐसी दो राय नहीं है। और जिहाद को मिस कर तो वही रहे, और आपने टारगेट भी सेट कर दिया भारत के ऊपर। जो आपने एक बिंदु लगाई है ना, जो मछली की आंख कही जाती है, वो मछली की आंख आपके लिए भारत है, आपने सेट कर दिया है। एक कहा जाता है ना कि अगर कोई निशाना लगाइए तो निशाने में आपका जो टारगेट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टारगेट आपका भारत ही है, आप मान लीजिए इस बात। देखिए, हम इतने ना, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जो समाज है वो इतना इंडिया सेंट्रिक नहीं कि हम हर वक्त सोचते हैं कि यहाँ पे जो कैसे कह सकते हैं इंडिया सेंट्रिक, कैसे नहीं है, ये भी आप बताइए मुझे। अब एक जुमला मैं कह रहा हूँ ना, कि मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप रितु जी पाकिस्तान को ना समझे, हमारे समाज को फैमिली मैन देख के मत समझे। पाकिस्तान समझने वाली चीज ही नहीं है सर, खुद ही ऐसी बातें करते हैं, तो क्या समझे? अब कह रहे हैं अजहर की मैं सबसे अमीर हूँ, ये समझे? या फिर ये समझे कि हम अपने देश में लड़ नहीं पा रहे हैं और बाहर आतंकी भेज रहे हैं? या ये समझो कि चीन के सामने कटोरा लेकर खड़े हैं, IMF के सामने कटोरा लेकर खड़े हैं? मैं क्या समझू सर पाकिस्तान को? डिप्लोमेसी कुछ है नहीं। रितु जी, आखिरी बात कहूंगा मैं, बोलिए। आपके भी कुछ ऐसे जानने वाले होंगे, क्योंकि आप मीडिया में हैं, जो आपके सीनियर होंगे, जिन्होंने कभी पाकिस्तान का विजिट किया होगा 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले। आप कभी उनसे बैठ के पूछिए कि उनको पाकिस्तानी समाज ने किस तरह वेलकम किया है। तो ये हमारे बारे में मिसकंसेप्शन आपके भारत में आपको किस तरीके से वेलकम करते हैं? यहाँ पर तो आ चुके हैं ना आपके लोग, कई लोग आ चुके हैं। आप आइए, आपको किस तरीके से शाही नाश्ता करवाया जाएगा, आप आइए जरा, एक बार आइएगा। यूके देवनाथ सर, अब आपसे जवाब चाहूंगी क्योंकि आप तो कंप्लीट कर नहीं पा रहे हैं। यूके देवनाथ सर, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो आपके सीनियर गए हैं, लोग गए हैं, उनसे पूछिएगा कि वहां पर कैसा वेलकम किया गया, भारत में कैसे वेलकम किया जाता है, उसके बाद पहलगाम अटैक हो जाता है, ये भूल गए हैं। ये कहीं ना कहीं इनकी जो हिस्ट्री है ना, बहुत कन्वीनियंस वाली हिस्ट्री रहती है, जो ये अपने पाकिस्तान के लिए रखते हैं वो ये बोल देते हैं, लेकिन जब भारत का स्टेप आता है वो ये भूल जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी यही हमने देखा था। बहावलपुर सर, वो इंस्टॉलेशन जिसे हिट किया था भारत ने, उसके बाद अजहर बैठ गया था और माथे पे हाथ पीटते हुए कह रहा था कि पूरे परिवार को खत्म कर दिया भारत ने, और अब ये देखिए गीदड़ बबकी की सबसे अमीर है हम। रितु जी, बहावलपुर का नाम आपने अच्छा लिया। अजहर साहब को 14 करोड़ रुपए पाकिस्तान की सरकार ने बतौर इनाम, बतौर गिफ्ट, बतौर कंपनसेशन दिया था। तो ये दिखाता है कि इनके पास पैसे की कमी नहीं है। पाकिस्तान की सरकार 14 करोड़ रुपए दे रही है इन लोगों को, और छाती पीट कर उन्होंने इसको ऑफिशियल मीडिया में अनाउंस भी किया था। तो वह इनकी मानसिकता दिखाता है। जी बिल्कुल। यूके देवनाथ सर, शिवदान सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ अपनी बात रखना भी चाह रहे थे। और शिवदान सर, इसमें मैं एड ऑन जरा करना चाहूंगी, क्या इसमें जो ग्लोबल फ्रंट पे हम कहें, अगर इंटरनेशनल टर्म्स में कहें, इनकी डिप्लोमेसी तो फेल है ही, और ये मुझसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मैडम जरा समझ लीजिए। पाकिस्तान को मैं समझू क्या सर, जो टर्की जाकर के इस तरीके की हरकत करता है? कम से कम भारत से तो तुलना नहीं हो सकती है। भारत जो कहता है, जो फ्रंट यहाँ की सरकार रखती है, वो फ्रंट पूरी तरीके से क्लियर होता है। इनकी तरह थोड़ी टर्की चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, दुबई चले जाइए और साजिश करिए फिर भारत के खिलाफ, ऐसा थोड़ी होता है सर हमारे यहाँ पे। देखिए, भारत सरकार में प्रॉपर प्रजातंत्र है। भारत सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो जनता के वेलफेयर के लिए ज्यादा हैं, और इस तरह की हरकतों के लिए हमारे पास बिल्कुल स्थान नहीं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं हुसैन साहब से जी। हमारे देश में नक्सलवाद से जो लोगों ने हथियार डाले हैं, उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन चलाया जा रहा है हमारे देश में, उनको प्रॉपर स्थापित किया जा रहा है दोबारा अपनी जिंदगी में। आपने जो अफगानिस्तान से जो तालिबान के रूप में लड़ रहे थे, या आतंकवादी जो बन के गए थे वहां पर, उनके लौटने पर उनका क्या कोई रिहेबिलिटेशन किया? क्या उनकी पुनर्स्थापना की? नहीं की। इस कारण से वो जो जितने भी नौजवान जाके उन्होंने बाहर जाकर के अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं से किया था, वो लौटने के बाद बेरोजगारी में उन्होंने आतंकवाद को जीवित रखा आपके देश में। आज आपके देश में आतंकवाद जगह जगह क्यों पनप रहा है? कि वो डिससेटिस्फाइड यूथ जो घूम रहा है, जो नौजवान घूम रहे हैं, वो अपनी डिससेटिस्फेक्शन में अपनी जो उनकी जो सुरक्षा वो नहीं होती है, उसमें वो जगह जगह आतंकवादी गतिविधियां करते हैं। आपके इतनी खतरनाक आतंकवादी घटनाएं होती हैं कि एक स्कूल के 40-50 बच्चों को मार दिया, अभी हुआ है सर, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है। अभी उस पे जवाब मांगूंगी मैं। तो इस तरह की मैं पूछना चाहता हूं कि आपके देश में नौजवानों को प्रॉपर पुनर्स्थापन करने के लिए क्या स्कीम चलाई जा रही है? क्या आपके यहाँ प्रॉपर जो है
एक प्रॉपर स्कीम है जिससे कि सबको रोजगार दिए जा सके। जैसे हमारे देश में अक्सर इलेक्शनों में पॉलिटिकल पार्टी रोजगार देने की घोषणा करती हैं। आपके यहाँ कोई ऐसा स्कीम है? क्या आपके यहाँ यही सर, इनके यहाँ पे स्कीम्स नहीं चलती है, इनके यहाँ पे आतंकी चलते हैं, इनके यहाँ पर चलते हैं आतंकी बेस, इनके यहाँ पर चलते हैं स्लीपर सेल्स, इनके यहाँ पर चलते हैं कैसे साजिशें की जाए। सर, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, ये अपने आप में हास्यास्पद हो जाएगा इनके लिए, ये जवाब दे नहीं पाएंगे। हुसैन जी ये बताइएगा, पहले तो शिवदान सर का सवाल आप ले लीजिएगा और इसमें एड ऑन मेरा कर लीजिएगा सवाल ये कि आपकी तरफ से कहा जाता है कि महिला विंग जो बनाई गई आपकी जैश की, उसमें शामिल कराइए। हमारे यहाँ पे पकड़ी गई अभी शाहीन, उसको एक्टिवेट कर दीजिए भारत में और जोड़िए और इस जिहाद को फैलाइए और लोगों में पॉपुलेट करिए। सर, इस सोच पर आप कब अंकुश लगा पाएंगे जब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आतंकी जो है वो घटनाएं पाकिस्तान में भी हो रही है, चाहे आप अब तालिबान का जिक्र करें या खैबर पख्तूनख्वा का करें, सिंध भी अछूता नहीं है। क्या करेंगे सर इन सभी का? जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया गया, शॉर्टली मैं बता दूं। बिल्कुल। कि 2014 से पहले और 2016-17 तक भी हमारे यहाँ बकायदा इस तरह की कोशिश की गई और ये सोच थी, एक होते हैं गुड तालिबान, एक होते हैं बैड तालिबान। जो गुड है, जिनको समझा गया, हमारे यहाँ कुछ ऐसे सेक्शन थे कि इनको समाज में वापसी का रास्ता दिया जाए और इनको दोबारा समाज के धारे में शामिल किया जाए। तो इस तरह की कोशिश की गई है और सबसे बड़ी कोशिश हमारे जो इजला जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अफगानिस्तान से मिलते हैं, खैबर है, औरकजई है, वजीरिस्तान है, उनको बकायदा केपीके के अंदर मर्ज ही इसलिए किया गया ताकि वहां पे जो हमारा बजट है ज्यादा बढ़े, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो। तो इतना बड़ा स्टेप उठाया गया है। लेकिन और सरकार क्या सर इतनी एक्टिव है वहां पे? सरकार कर पा रही है या सेना के अंदर पपेट है? ये आप आज बता दीजिए सर। आप नजर रखा करें कि हमारी हुकूमत क्या क्या काम कर रही है। हुकूमत क्या कर रही है वो तो हम देख ही रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि भारत कोशिश नहीं करता, भारत में रुकिए सर, आप रुक जाइए, आप सुन लीजिए जरा। आपने जवाब दे दिया, मैं समझ गई आपका जवाब कहाँ जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं, भारत ने हर दफा कोशिश की है, भारत ने हमेशा हाथ बढ़ाया है, लेकिन आपने हमेशा खंजर घोंपा है और आपने हमेशा पीछे से ही वार किया है। यही आपके यहाँ पे सिखाया भी जाता है सर, इस बात को मान लीजिए। और आप जैसा कह रहे हैं ना कि आप जब आती हैं, आपके सीनियर्स पाकिस्तान गए होंगे, कैसी खातिरदारी आपने की। मैं आपको खुले में इन्वाइट कर रही हूँ, आप आइए इंडिया, भारत आइए, देखिए कैसी खातिरदारी भारत में होती है। हमारे यहाँ पे नहीं तोप, गोले, बंदूक, इन सब चीजों से बात की जाती है। बैठाया जाएगा आपको खाने पर और बात की जाएगी प्यार से। यहाँ पर भारत आकर जरा देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा और बता दीजिएगा अजहर को कि इस तरीके की जो बात कही जाती है कि बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, और पैसा भी जिहाद के लिए है सर, तो रख लीजिए पैसा ऐसा जिहाद के लिए और पूरे पाकिस्तान को बेच डालिए, या तो पैसा दे दीजिए कि खाना खा ले। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए कि किस तरीके से जो है ये ऑडियो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है कि यहाँ अजहर जो है एक के बाद एक गीदड़ भभकी देता है। हालांकि नाम जैश का जो सामने आता है, आतंकियों को सरपरस्त वो कहा जाता है, आतंकियों का सरपरस्त है, और ऐसे में थाली पर सजा करके जिस तरीके से आतंकियों को नेक्सस को चलाता है, इसके बाद ये कहना कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए बेइज्जती है।